नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास। दिल्ली सल्तनत का इतिहास जब शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस सल्तनत की स्थापना करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना करने वाले या दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजा हुए हैं उनको दास वंश का कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ममलूक वंश का था, कुछ कहते हैं कि ये हिलवारी वंश के थे और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये आरंभिक तुर्क वंश वाले हैं। कुछ कहते हैं कि प्रारंभिक तुर्क हैं। लेकिन इन विवादों के बाद एक विद्वान आते हैं हबीबुल्लाह ने क्या कहा कि ये जो है सल्तनत ये ममलूक वंश के हैं। ममलूक वंश, इसके लिए उन्होंने तर्क दिया। मिस्र के इतिहास से उन्होंने एक उदाहरण लिया। मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेने का मतलब उन्होंने बताया कि जो मिस्र में है ये दास है, दास सेना नायक है। जो सेना नायक दास होते थे उनके द्वारा स्थापित सत्ता को ममलूक कहते थे। इसी तरीके से जो है जब भारत में या ये दास वंश वालों ने शासन सत्ता स्थापित की भारत में तो उसको कहते हैं ममलूक वंश। अधिकांश विद्वानों ने इसी पर सहमति जताई कि यह ममलूक वंश है। ये ममलूक जो है, ये ममलूक शब्द अरबी का है। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ निकलता है कि गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता द्वारा उत्पन्न संतान, उसको कहते थे ममलूक। इस प्रकार 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक जिन लोगों ने शासन सत्ता चलाई उनको कहते हैं ममलूक वंश का। ममलूक वंश ये 1206 से 1290 ईस्वी तक जिन लोगों ने भी सत्ता चलाई, जिन लोगों ने शासन सत्ता पे काबिज रहे उनको जो है ममलूक वंश कहते हैं। इसमें कितने शासक थे शामिल? इसमें कुल 11 शासक थे। 11 शासकों ने शासन सत्ता लगभग 84 वर्षों तक शासन सत्ता चलाई। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक, या हम यूं कह सकते हैं कि ममलूक वंश या दास वंश का संस्थापक, दास वंश या इसको हम लोग कहते हैं ममलूक वंश। ममलूक वंश, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक इस दिल्ली सल्तनत में जो दास वंश या ममलूक वंश की स्थापना कब करता है? ये 1206 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर हमसे यह पूछे कि इस दिल्ली सल्तनत या दास ममलूक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, इस दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। अब हम देखते हैं कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच जिसने इस दिल्ली सल्तनत पर शासन सत्ता चलाई वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब एक नजर हम लोग डालते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से और क्या प्रश्न निकल के आते हैं पेपर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ऐबक एक जाति है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक नामक जनजाति से संबंध रखता था। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक जनजाति थी, उसी से ये कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित था। इस ऐबक जनजाति का अर्थ क्या है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऐबक जो है एक तुर्की भाषा का शब्द है। इस ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का देवता। इसका जो अर्थ है चंद्रमा का देवता। इस ऐबक शब्द का जो अर्थ निकला तुर्की भाषा में, उसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म, ये जन्म कहां पर हुआ था? इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ। यह जन्म के बाद ही अपने परिवार से बिछड़ गया। परिवार से बिछड़ने के बाद इसको एक व्यापारी लेके आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के बाजार में। निसापुर के बाजार में एक खरीदार मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिनका नाम था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। अपने परिवार से बिछड़ने के बाद इस ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां लाया जाता है? निसापुर के बाजार में।
निशापुर के बाजार में, और निशापुर के बाजार में इसको खरीदते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ये काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी इसको खरीद के लाते हैं। उस समय एक परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति अपना दास जिसको बनाता था या जिसको दास रखता था उसको योग्य बनाने की जो है चलन थी। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी भी इसको खरीद के लाते हैं और अपने पुत्रों की भांति इसका पालन पोषण करते हैं, अर्थात इसको योग्य बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था, हर चीज सीखने में तेज तर्रार था। जब फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसका सहयोग किया तो ये शीघ्रता से सभी कलाओं में निपुण हो गया। साथ में ये धनुर्विद्या घुड़सवारी के साथ साथ ये छोटे से उम्र में ही कुरान का पाठ करना शुरू कर दिया, कुरान का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना कैसे शुरू कर दिया? एक सुरीली मधुर आवाज में, सुरीली आवाज में जो है ये पढ़ना शुरू करता है, इसलिए इसका नाम जो पड़ गया कुरान खां। इसकी एक उपाधि हो गई कुरान खां, इसको लोग कुरान खां के नाम से जानना प्रारंभ कर दिए। कुछ समय के बाद काजी की मृत्यु हो जाती है, और काजी की जब मृत्यु होती है तो इनके बच्चे जो काजी के पुत्र थे उन लोगों ने इसे पुनः लाके जो है बेच दिया। अब एक व्यापारी खरीद के लाता है, व्यापारी उसको कहाँ लेके जाता है? गजनी लेके चला जाता है। जो व्यापारी खरीदता है अब्दुल अजीज कुकी के पुत्रों से, वो इसको लेके चला जाता है गजनी। जब गजनी ये पहुंचता है तो इसको मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। जब ये गजनी लेके पहुंचा तो मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। जब मोहम्मद गोरी ने इस कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया, उसी समय इस कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसकी भक्ति परायणता और उदारता से मोहम्मद गोरी इतना प्रभावित हुआ कि इसको अपने खास विश्वासप्रद व्यक्तियों में शामिल कर लिया। साथ में क्या किया? इसे उस समय का एक पद दिया, अमीर ये आखूर का पद दे दिया। अमीर ये आखूर का पद दे दिया। उस समय का एक प्रतिष्ठित पद माना जाता था, शाही अश्वशाला का प्रमुख का अधिकारी। इसको जो है सबसे पहले यह पद मिला। अब क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जो है भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। यह घटना है 1192 ईस्वी में, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। यह तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें गोरी विजयी होता है और इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की तरफ से लड़ा था। इसकी बहादुरी और निर्भीकता से प्रसन्न होकर मोहम्मद गोरी ने क्या कहा कि इसे उत्तर भारत का जो है, उत्तर भारत के अपने विजित प्रांत को, जितना इसने विजय प्राप्त किया था, उसके देखभाल के लिए इसको जो है प्रशासक नियुक्त कर देता है, इसको प्रबंधक नियुक्त कर देता है कि मेरा जितना भी साम्राज्य है, जितना भी मैंने विजय किया है, उसकी देखभाल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इसकी शासन सत्ता को सुचारू ढंग से वो मोहम्मद गोरी के विश्वासों पर खरा उतरना चाह रहा था। उसके लिए उसने क्या किया कि इस प्रबंधक की जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए उसने क्या किया कि ये दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बना लिया। इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां से ये गोरी के विजित प्रदेशों पर शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाना शुरू कर देता है। अब क्या हुआ कि ये 15 मार्च 1206 ईस्वी को, 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की अकस्मात हत्या हो जाती है। मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। हत्या कहां होती है? यह दमयक नामक स्थान पर, दमयक नामक स्थान पर। जैसे कि हम लोगों ने पीछे ही देखा था कि ये जब मोहम्मद गोरी संध्याकालीन
नमाज अदा करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय इसके शिविर में कुछ अज्ञात लोग घुस गए और इसकी हत्या कर दिए 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमियक नामक स्थान पे। मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद इस पे जो शासन सत्ता, इसके विजित प्रदेशों पर शासन सत्ता चलाने वालों का कोई पता नहीं था कि किसको शासन सत्ता दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी के पास कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। साथ में क्या था कि इसने किसी को अपना उत्तराधिकारी भी नहीं घोषित किया था। मोहम्मद गोरी ने किसी को उत्तराधिकारी भी नहीं घोषित किया था। अब यकायक मृत्यु के बाद शासन सत्ता को चलाने की जो जिम्मेदारी किसे दी जाए, इस पर जो है संशय बरकरार हो गया। उस समय क्या था कि इसके मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख दास थे। 3 प्रमुख जो है विश्वास पात्र दास थे, और तीनों दासों की हैसियत क्या थी? तीनों दासों को ये अपने प्रमुखों में शामिल करके रखा था। अर्थात तीनों व्यक्तियों का जो है बराबर का इसके शासन सत्ता पर संचालन का दावा था। सुल्तान की अकस्मात मृत्यु के बाद इसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था और इसके पास कोई पुत्र भी नहीं था। अब 3 दास जो थे, 3 प्रमुख दास कौन कौन से थे? ताजुद्दीन, यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन तीनों दासों की जो है ताजुद्दीन, यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों लोगों की स्थिति समान थी। अब इन लोगों ने इस मोहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों को 3 भागों में बांट दिया। इसमें जो है जब साम्राज्य का बंटवारा होता है तो यलदौज को गजनी मिल गया। कुबाचा को सिंध प्रांत, सिंध और मुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का हिस्सा मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तरी भारत वाला हिस्सा मिलता है। उत्तरी भारत, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के समय में ही उत्तरी भारत का जो प्रबंधक रह चुका था, इसलिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन सत्ता संभालता है या इसके हिस्से में जब बंटवारा होने के बाद इसको हिस्सा मिलता है, तो ये उत्तरी भारत वाला ही शासन सत्ता संभालने की जिम्मेदारी इसको मिलती है। भारत में जब ये मोहम्मद गोरी ने इसको शासन सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बनता है तो इसके शासन सत्ता को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या था कि 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक यह क्या था कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि के रूप में शासक सत्ता चलाया। दूसरा क्या था, 1206 ईस्वी से 1208 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1208 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, और साथ में क्या था, इसने उस समय उपाधि धारण की थी मलिक। जब ये शासक बनता है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक 1206 ईस्वी में बनता है, तो इसने उपाधि क्या धारण की? राजा की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि इसने क्या किया, स्वयं को मलिक या सिपह सलार की उपाधि से संतुष्ट रखा। स्वयं को सिपह सलार या जो है मलिक कहा। उसके बाद 1208 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत का शासक बना। दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र शासक बन गया। दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र शासक 25 जून 1206 ईस्वी को 25 जून 1206 ईस्वी को ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। जब ये दिल्ली सल्तनत प्रशासन सत्ता शुरू करता है तो उस समय इसको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसे कुरान खां पहले से ही उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद मिनहाज सिराज एक विद्वान आते हैं, मिनहाज, इन्होंने इसे कहा हातिम दुती।
हातिम दूती। उसके बाद उस समय इसकी दानशीलता और उदारता के कारण इसे लोग कहते थे लाख बख्श, अर्थात लाखों का दान करने वाला। उस समय हाथियों की कीमत काफी थी और ये उससे भी ज्यादा दान देने वाला था, इसलिए इसको कहा जाता था पील बख्श, अर्थात हाथियों का भी दान करने वाला। उस समय के विद्वान थे, वो कहते हैं कि जब अगर किसी का उदाहरण दिया जाता था कि बहुत दानी है, तो लोग कहते थे कि ये उस समय का कुतुबुद्दीन ऐबक है। जब ये 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है, तो इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो इसने राजधानी लाहौर बनाई। इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की। 25 जून 1206 ईस्वी को जब ये गद्दी पर बैठता है, तो ये स्वयं को राजा की उपाधि से नहीं विभूषित करता है, बल्कि ये क्या कहता है कि स्वयं को ये मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही संतुष्ट करता है। सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट करता है। और इसने कोई सिक्का इसीलिए नहीं जारी किया क्योंकि ये स्वयं को राजा नहीं कहता था, बल्कि स्वयं को क्या कहता था कि हम मलिक हैं या सिपह सलार हैं। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेल रहा था। लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और लाहौर में ही इसको दफना दिया जाता है। लाहौर में दफना दिया जाता है। ऐबक कला और साहित्य का संरक्षक था। वो ऐबक ये चाहता था कि उसके शासन सत्ता में जितने भी विद्वान हैं उनको संरक्षण की दिया जाए। तो इसके संरक्षण में प्रमुख विद्वान थे हसन निजामी और फक्र-ए-मुदव्विर। इन विद्वानों में हम देखते हैं कि कौन सा पुस्तक किसने लिखा। हसन निजामी, कभी कभी पेपर पूछता है कि हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखी। ताजुल मासिर नामक पुस्तक हसन निजामी ने लिखा। और फक्र-ए-मुदव्विर जो थे, फक्र-ए-मुदव्विर, इन्होंने लिखा आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब। और एक पुस्तक लिखा इन्होंने अल सुजाता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापत्य कला के बारे में भी विचार किया। स्थापत्य कला, उसने अपने शासन सत्ता में स्थापत्य कला का भी कुछ ना कुछ निर्माण किया। जैसे 1195 से 1199 ईस्वी के बीच उसने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कहा जाता है कि यह उस समय इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद थी। इस्लामी पद्धति पर निर्मित भारत की प्रथम मस्जिद है। यह मस्जिद निर्मित कहाँ है? तो यह पृथ्वीराज चौहान जो था, पृथ्वीराज चौहान, उसका किला था। उसका किला राय पिथौरागढ़ के ऊपर स्थित है। साथ में क्या कहा जाता है, एक चीज कहा जाता है कि ये लगभग 27 जैन मंदिरों को ध्वंसावशेष से बनी हुई है। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, ये 27 जैन मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया था राय पिथौरागढ़ के ऊपर, जहां पृथ्वीराज चौहान का किला था। दूसरी मस्जिद इसने निर्माण करवाया अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दूसरी मस्जिद निर्माण करवाया अजमेर में। उसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। उसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मस्जिद जो है 2.5 दिन में बनके तैयार हो गई थी, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में दिल्ली में एक सूफी संत थे।
सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी की स्मृति में जो है उसने एक भवन का निर्माण कर प्रारंभ करवाया, जिसको क्या कहते हैं, कुतुब मीनार। 1199 ईस्वी में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाता है। यह कुतुब मीनार का निर्माण जो है, कुतुब मीनार का निर्माण ये कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू तो कर देता है, लेकिन इसकी अकस्मात मृत्यु के कारण जो है कुतुब मीनार का केवल प्रथम मंजिला ही तैयार हुआ था, पहला ही मंजिल ये तैयार हुआ था। बाद में जब इल्तुतमिश शासन सत्ता संभालता है, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसको 4 मंजिला बनवा दिया, इसको 4 मंजिला बनवाया। साथ में इसकी ऊंचाई जब 4 मंजिला बनी तो इसकी ऊंचाई 225 फुट हो गई। इस 4 मंजिला और 225 फुट की ऊंचाई पर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। अब फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में, फिरोज शाह तुगलक का शासन सत्ता आती है। उस शासन काल में इस कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर गई, बिजली गिरती है, और इस बिजली गिरने के कारण इसका जो 4था मंजिला था यह क्षतिग्रस्त होता है। यह फिरोज शाह तुगलक पुनः उसका पुनर्निर्माण करवाता है। अब यह कुतुब मीनार 5 मंजिला बन जाती है। 5 मंजिला, इस 4थी मंजिल को टूटने की वजह से जब इसका पुनर्निर्माण करवाता है तो ये फिरोज शाह तुगलक इसको 1 मंजिले और बनाने के अपने इंजीनियरों से कहता है। ये 4 मंजिला के बजाय ये 5 मंजिला हो गई, और इसकी ऊंचाई जो है 9 फुट और बढ़ गई। 225 फुट पहले से थी, 9 फुट और फिरोज शाह तुगलक ने इसे बढ़ा दिया। अब इसकी ऊंचाई कुल हो गई 234 फुट। कुतुब मीनार की ऊंचाई जो हो गई 234 फुट हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है आराम शाह। आराम शाह जो है बनता शासक आराम शाह, लेकिन ये केवल 8 माह के लिए शासक था। आराम शाह केवल 8 माह का शासक था। ये एक अयोग्य शासक था। दिल्ली के शासन सत्ता चलाने में अक्षम था। उस समय के अमीरों ने यह सोचा कि अगर ये आराम शाही गद्दी पर बैठेगा तो शासन सत्ता चलाना जो है दुष्कर कार्य होगा। इस तरीके से उन लोगों ने फैसला लिया कि बदायूं के सूबेदार जो था उस समय इल्तुतमिश, उसको दिल्ली पर शासन सत्ता चलाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इल्तुतमिश आता है, दिल्ली पर शासन सत्ता स्थापित करता है। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं इल्तुतमिश से। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।